हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रीड से संबंधित और रीड के व्याकरण खंड से संबंधित हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हमने 17-18 वीडियो लिए थे जिनके अंदर हमने हिंदी भाषा की पूरी चर्चा की थी कि हिंदी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन कौन सी वर्णमाला, वर्ण संख्या कौन सी होती है, भाषा क्या होती है, उसका विकास क्रम क्या रहा था, उन सब बातों को हमने पढ़ा था। अगर आपने अब तक उन चीजों को नहीं देखा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एक वीडियो में मैंने उन सभी 18 वीडियोज के अंदर जो आई हुई बातें उनको समराइज करने की कोशिश की है। अगर आप स्पेशल उन्हीं चीजों को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए, और अगर आप सामान्य ज्ञान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है कि कोई भी भाषा विकसित कहां से होती है, हिंदी भी वैसे ही विकसित हुई थी। तो हमने जो शुरुआती चीज ली थी उसमें हमने बिंदु लिए थे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण की जब हम बात करते हैं, भाषा किसे कहते हैं? विचार विनिमय के एक माध्यम को हम भाषा कहते हैं, चाहे वो सांकेतिक हो, मौखिक हो या लिखित रूप में प्रयोग लिया जाता। लिपि किसे कहते हैं? लिपि होते हैं वे संकेत चिन्ह। लिपि क्या होते हैं? लिपि होते हैं वे संकेत चिन्ह जिनके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं। यानी लिखित रूप जो होता है ना, उसको हम लिपि कहते हैं, लेकिन मौखिक रूप ही जब तक रहता है तब तक वो भाषा ही कहलाता है और उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है। लिपिबद्ध करने के बाद में कुछ गलतियां हमसे होती है, कुछ चीजें हम सही नहीं कर पाते हैं। एक ही काम को 5 लोग करते हैं तो 5 अलग अलग विधियों से करते हैं। उसी कारण व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। और व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग करने के जो नियम होते हैं उन्हीं को हम व्याकरण कहते हैं। और इनके प्रयोग के माध्यम से हम हमारे आसपास के लोगों को बता सकते हैं कि व्याकरण के सही प्रयोग कैसे किया जाता है। इन बिंदुओं के बाद में हमने पढ़ा था भाषा के विकास का क्रम, कि भाषा विकसित कैसे हुई, भाषा का, हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इसमें कौन सी पहली भाषा कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, संस्कृत से होते हुए हमने हिंदी तक की जो यात्रा की है वो कैसे की है, वो यहाँ पर है। इसका एक अलग वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब आपको एक चर्चा के विषय बता देता है कि भारत के अंदर इसे अपनाया गया, किसको? हिंदी भाषा को अपनाया गया, लेकिन उसके कुछ अलग रूप है। किस रूप में अपनाया गया है? सबसे पहले समझ लीजिए कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के अंदर इसे क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 14 सितंबर तो वो 14 सही दे देगा, लेकिन उसके आगे 1949 हो सकता है, 1947 हो सकता है, 1950, कोई भी वो संख्या लगा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। और अधिकतर बच्चे 14 सितंबर देख के ही कर देंगे। कुछ लोग 1949 को देखेंगे तो वो यहाँ पर 14 दिसंबर कर देगा, हो सकता है कोई और संख्या कर दे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु इस पर आता है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा, राजभाषा को कैसे अपनाया गया है, कौन से अनुच्छेद में अपनाया गया है, तो वह है 343 क। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी उठकर आ सकता है, तो इसके ऊपर भी हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत के जो हिंदी भाषा है इसको मनाया जाता है, इसका पर्व मनाया जाता है, इसको एक दिन समर्पित किया जाता है। और दिवस मनाने की प्रथा के अंदर दिवस मनाए जाते हैं 2 तरह के, एक मनाया जाता है हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को हमने हिंदी भाषा को स्वीकार किया था। लेकिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। ये अलग अलग डेट है, आप इसके ऊपर जरा ध्यान दे लेना, हो सकता है दिवस से संबंधित कोई बात पूछ ली जाए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसी बिंदु के अंदर कि भाषा के अंदर और क्या क्या चीजें आती है। तो भाषा के अंदर जो हिंदी भाषा है उसके प्राकृत रूप बने, प्राकृत के बाद में उसके अपभ्रंश रूप बने। उन्हीं रूपों के अंदर हमने देखा था कि 5 जो भाषाएं थी, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इसके साथ में बिहारी और पहाड़ी भाषा, साथ में राजस्थानी, ये 5 इसकी उपभाषाएं बनी थी। तो भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है? इसके बाद में इन उपभाषाओं के अंदर हिंदी से संबंधित, जैसे मैं बोल रहा हूं ये हिंदी नहीं, इससे थोड़ी सी भिन्न रूप में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं बोली। और भारत की जो राजभाषा हिंदी है उसमें लगभग 18 बोलियों को शामिल किया गया है। वे 18 बोलियां कौन सी है? वे इन 5 उपभाषाओं से ही संबंधित है। ये जो 5 उपभाषाएं हैं उन्हीं से निकाल करके 18 बोलियां ली गई। वो कौन कौन सी है वो वहां पर बताया गया है। और ये प्रश्न एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, एकदम सही है, तथ्यात्मक प्रश्न है, लेकिन उसमें जो वीडियो भाषा और उपभाषा से संबंधित है उसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। फिर एक बात आती है कि भारत की राजभाषा हिंदी को क्यों बनाया गया? प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि भारत में तो भाषाएं तो अनेक है। तो इसका सीधा प्रश्न यही है कि भारत में भाषा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है उस भाषा को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा।
कोई भी देश की जो भाषा होती है ना उसके अंदर राष्ट्रभाषा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि राष्ट्रभाषा, यहाँ राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, वह भाषा जो कि उस राष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो भारत में लगभग 70% आबादी हिंदी भाषा को अच्छी तरह जानती है और समझती है, ठीक है ना। और उनमें से 40% तो वो आबादी जो पूरी तरह से हिंदी बोलती है, पढ़ती है, लिखती है, सुनती है और अच्छी तरह से समझती है। इस तरह से भारत के बड़े क्षेत्र के अंदर इसको प्रयोग किया जाता है, जिसमें 10 राज्य आते हैं और ये 10 राज्य वो हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। वो कौन से 10 राज्य हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देवनागरी लिपि से संबंधित और जो दूसरे वीडियोज है उनमें जाकर उन्हें देख सकते हैं, वो कौन कौन से राज्य है। पूरी डिटेल वहां मिलेगी, अगर यहाँ दूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो एक समराइज वीडियो है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इससे, ठीक है। और अगर आपको कोई फायदा होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमें इससे ये लाभ हुआ या ये चीजें हमें बहुत बेहतरीन लगी, या कोई कमी रहती तो आप वो भी बता सकते हैं। फिर आती है राजभाषा। राजभाषा जैसा कि नाम है, राज यानी राजा, राजभाषा यानी राजा की भाषा, राजकीय भाषा, सरकारी भाषा, वह भाषा जो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, जिसका प्रचलित किया जाता है, जिसको मतलब एक तरह से सपोर्ट किया जाता है, वह भाषा कौन सी है, वह भाषा भी हिंदी मानी जाती है। क्योंकि मुगलों के बाद में अंग्रेजी, या अंग्रेजी के बाद में अंग्रेजों को भेजने के बाद में एक तरह से लोगों के मन में घृणा थी अंग्रेजों की प्रति, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को हटा करके उसके स्थान पर हिंदी को प्रयोग किया था। धीरे धीरे प्रयोग में हिंदी आज बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी को भी आज इसमें शामिल किया जाता है। लोग अंग्रेजी को भी उतना ही महत्व देते हैं। हम भाषा के इस विवाद में नहीं उलझेंगे, केवल हमें यह समझना है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा भी क्या है, हिंदी। आप दोनों को समझ लेना कि ये भी क्या है, हिंदी है, और ये भी क्या है, हिंदी है। आपको ये समझना होगा कि ये राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी, दोनों है। अब कुछ लोग हैं जो मातृभाषा की बात करते हैं। मातृभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो किसी स्थान पर जहां के लोग हैं, जैसे मेरा अगर राजस्थान में जन्म हुआ है तो राजस्थान के किस क्षेत्र से जन्म हुआ है, वहां पर मैंने बचपन से लेकर जब तक मैं समझदार हुआ तब तक मैंने कौन सी बोली को सबसे ज्यादा प्रयोग किया, मेरी बोलचाल की भाषा कौन सी थी, वो मेरी मातृभाषा कहलाएगी। हालांकि भारत में ऐसे स्थान भी है जहां पर जन्म से ही हिंदी को मातृभाषा के रूप में बताया जाता है, तो उनकी मातृभाषा भी क्या बन जाएगी, हिंदी बन जाएगी। लेकिन अगर आप राजस्थान के किसी क्षेत्र से संबंधित है, या किसी भारत के किसी और क्षेत्र से संबंधित है, आप पंजाब से संबंधित है, लेकिन आपको पंजाबी के साथ साथ में क्या आती है, पंजाबी बोली के साथ साथ आपने बचपन से अपने घर में हिंदी का माहौल देखा है, तो आपकी मातृभाषा हिंदी भी बन जाती है। तो ये इन तीनों चीजों की बात, हमने एक खंड को पूरा कर लिया है। दूसरी बात आती है लिपि की। तो लिपि क्या कहलाते हैं, संकेत चिन्ह कहलाते हैं। और भारत की जो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है उसका नाम है हिंदी, और हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी। देवनागरी लिपि का एक पूरा वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने देवनागरी के स्टैंडर्ड रूप को अपनाया है। इसका मानक रूप कौन सा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर हमने पूरी इसकी डिटेल दी है कि कैसे इसका विकास हुआ, किस तरह से कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि क्या होती है, उन सभी की चर्चा हमने की है। तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देख लेना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि जो हम प्रयोग करते हैं इसके भेद किए जाते हैं। इसके भेद मतलब इसका प्रयोग करने के किस तरह से रूप हम स्वीकार करते हैं, उसमें उच्चारण स्थान का बड़ा महत्व रहता है कि कौन सा जो स्वर है, कौन सी बात है वो कहां से निकल रही है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित हो रहा है, उसके आधार पर अगर हम भेद करें तो उसके कुछ मुख्य भेद यहाँ पर हैं। आपने इन सभी को कभी न कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, अगर हिंदी को जानते तो। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, और साथ में आता है दंतोष्ठ, उसके बाद में है कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। इन सभी चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में व्यंजनों के भेद जो किए हुए वहां पर भी इन बातों को समझाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर इन चीजों को देख सकते हैं। हालांकि ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं उस वीडियो को देख लेना। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और इस तरह से हम इसका विभेदीकरण करते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है हमारा व्याकरण से संबंधित, और व्याकरण के अंदर हम प्रयोग करते हैं भाषा को किस तरह से शुद्ध बोलना है, यानी शुद्ध लिखावट क्या होती है, शुद्ध रूप से बोले कैसे। अगर आपने कभी देखा हो तो व्यंजनों के अंदर उच्चारण किया जाता है, उसमें व्यंजनों का तो उसमें आता है श, श, स। ये तीनों श है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन लोग बोलते से एक तरह से। अगर आप इसे सही से बोलना सीख जाते हैं तो एक तरह से आप व्याकरण के इस बिंदु को क्लियर कर रहे हैं। तो यही बातें हम इसमें आगे भी कुछ बिंदु आएंगे जिनमें हम विस्तार से व्याकरण की चर्चा करेंगे। अभी केवल शुरुआती दौर है, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको समराइज करके आपको समझा दूं। फिर आता है वर्णमाला की बात। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। भारत की ही नहीं विश्व की सभी भाषाएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, उनको व्यवस्थित करने वाले लोगों ने उसे अलग तरीके से डिजाइन किया। जैसे अगर आप देखेंगे कि हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजन अलग अलग है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो स्वर और व्यंजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और स्वर कभी बीच में आता है, कभी अंत में आता है। जैसे ए कहीं आएगा, ई कहीं आएगा, आई कहीं आएगा, ओ कहीं आएगा और यू कहीं आएगा। लेकिन हिंदी में इन्हें व्यवस्थित करते हुए उनको एक पंक्ति में पहले रखा गया और उसके बाद में व्यंजनों को रखा गया। तो ये एक हर
हर भाषा की अपनी बनावट होती है, उसी रूप में हिंदी की जो वर्णमाला है उसको व्यवस्थित क्रम कैसे होता है, क्या होता है, बचपन से सिखाया जाता है, पहली दूसरी तीसरी क्लास से। लेकिन मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से, 12th क्लास के एग्जाम के विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हो या कोचिंग के विद्यार्थी हो, सबसे मेरा साबिका पड़ा है, सबसे मेरा सामना हुआ, मैंने उनसे जरूर ये लिखवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी जरूर गड़बड़ करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको सही प्रकार से लिख पाते हैं। तो आपको ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार इस वर्णों के क्रम से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी में एक बिंदु और आता है कि मूल भाषा कौन सी होती है, आगत भाषा कौन सी होती है। मूल भाषा के वर्ण कौन से होते हैं, आगत भाषा के वर्ण कौन से होते हैं। मूल भाषा यानी हिंदी की वह भाषा जिसके बिना कुछ भी काम न चले, वो हर जगह प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें मूल रूप से क्या शामिल किए जाते हैं, स्वर शामिल किए जाते हैं और व्यंजन शामिल किए जाते हैं। स्वरों की संख्या लगभग 11 मानी जाती है और व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। इसके बाद में इसमें कुछ और वर्ण भी जुड़ जाते हैं जो बाहर से या विदेशी आक्रांताओं के कारण धीरे धीरे यहाँ पर उनके लोगों के साथ रहने से हमने सीख लिया, हमारी भाषा में वो शामिल हो गए। आज वो हमें अपने जैसे लगते हैं, लेकिन वो भाषा वैज्ञानिकों ने उनका जब वर्गीकरण किया तब पाया कि ये विदेशी भाषाओं से आए हुए वर्ण थे और अलग अलग सदियों में हमारी भाषा में जुड़ गए थे। तो ये दोनों चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको अपने इन पिछले वीडियो में जाके देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं वर्ण, अक्षर, ध्वनि। ये क्या है? देखिए, संसार की सभी प्रकार की जो आवाजें है ना, उनको तो हम कहते हैं ध्वनि। हर प्रकार की आवाज, चाहे आप उसे लिख भी नहीं पाओ, जैसे अगर आप इस तरह के वर्ण को देखेंगे तो आपको लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी, आप बोलने में बहुत ही सहूलियत महसूस करेंगे लेकिन लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसी ध्वनियां जो है, सभी प्रकार की ध्वनियां, यानी एक छोटी ध्वनि से लेकर विशालकाय ध्वनियां, शोर से लेकर के हर प्रकार की मधुर जो ध्वनियां है ना, वो सब की सब ध्वनि कहलाती है। लेकिन इन ध्वनियों को अगर देखें तो दो रूप से वर्गीकृत किया जा रहा है। एक का नाम है अक्षर और दूसरे का नाम है वर्ण। सबसे पहले आया अक्षर। अक्षर का मतलब होता है बोली जाने वाली वे ध्वनियां जो मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं ये ध्वनि वो है जिसको 2000 डेसिमल से ऊपर की जिसकी क्या रहती है, वॉल्यूम रहती है, जिसकी वजह से हम इसको सुन पाते हैं। अगर इससे कम की ध्वनि रहेगी तो लोग उसे सुन नहीं पाएंगे। हालांकि वो ध्वनि मौजूद रहती है लेकिन उसका डेसिमल कम हो जाता है, इसलिए हमारे कान उसे सुन नहीं सकते। हमारे कानों की सुनने की एक क्षमता होती है। इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने और प्राचीन काल के इतिहासकारों ने उन्होंने क्या किया, अक्षर को ब्रह्म बताया, अक्षरम ब्रह्म। तो इसका मतलब है कि अक्षर कभी भी समाप्त नहीं होता, वो ध्वनियां वहां पर मौजूद रहती है। लेकिन एक लिखी हुई ध्वनि जो रहती है ना, उसको हम कहते हैं वर्ण। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रखी है, ये सभी वर्ण ही है, लेकिन मैं अगर इनको मिटा दूंगा तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वर्ण क्या रहता है, वर्ण क्या रहता है, क्षर रहता है, और अक्षर क्या रहता है, अक्षर रहता है। आप विलोम शब्द तो जानते हैं, क्षर का मतलब नष्ट होने वाला, अक्षर का मतलब नष्ट नहीं होने वाला। और वर्ण को सीधे से आप समझ जाना कि भाषा का लिखित रूप जो होता है ना, लिखित जो ध्वनि होती है ना, लिखित ध्वनि, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, लेकिन मैं अगर बोलता हूं ए, ये क्या है, ये मौखिक ध्वनि है और उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इसलिए इसका ये अंतर है, आपको समझना चाहिए इसके बारे में। अगला बिंदु हमारा चलता है कौन सा, कि मात्रा। मात्रा लगाओ, छोटी लगाओ, बड़ी लगाओ। हमसे भी बहुत सारी गलतियां आती थी, इतनी गलतियां होती थी पूछिए मत। लेकिन फिर धीरे धीरे रुचि का विषय यह बन गया और हमने इसके बारे में जानना शुरू किया और मात्राओं की बहुत कम गलतियां बाद में होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सचेत रूप से कभी तैयारी करेंगे, लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपकी भी अगर भाषा में कहीं अशुद्धि है या मात्राओं के लिखने के अंदर आपकी गड़बड़ी होती है तो वो कम से कम संख्या में होगी। थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। समझिए कि भाषा के अंदर बताया जाए कि 10 वर्ण है जिनके ऊपर मात्रा लगती है और एक पर नहीं लगती है। अगर आपने देखा हो तो स्वरों की संख्या हमने पहले 11 लिख रखी है। इन 11 स्वरों में से 10 स्वर तो ऐसे जिनके ऊपर मात्रा है और एक स्वर ऐसा है जिस पर मात्रा नहीं है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन से स्वर पर मात्रा नहीं है या मात्राहीन वर्ण कौन सा है। तो मात्राहीन वर्ण माना जाता है पहला अक्षर, कौन सा, ए। इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। इसके अलावा आ, ई, उ, ए, ऐ, जितने भी वर्ण आएंगे उन सभी के ऊपर क्या रहेगी, कोई ना कोई मात्रा जरूर रहेगी। अब हम बात करते हैं स्वरों की और व्यंजनों की। देखिए, ये जितने भी वर्ण हैं इनको विभेदीकरण किया गया है। किस में बांटा गया है, इनको बांटा गया है स्वरों के रूप में बांटा गया है, व्यंजन के रूप में, अयोगवाह के रूप में, अंतस्थ के रूप में, उष्मेय के रूप में और संयुक्ताक्षर के रूप में। मूल रूप से देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इन सभी ध्वनियों की 52 ध्वनियां हो जाती है। 52 प्रकार के वर्ण होते हैं। लेकिन हिंदी में मूल रूप से 33 और 11 यानी 44 वर्ण ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मूल भाषा में शामिल किए जाते हैं, बाकी अलग अलग होते हैं। अब अगर आप देखें तो स्वरों के जो भेद है ना, वो उनकी ध्वनि के आधार पर किए जाते हैं कि स्वरों को बोला कैसे जाए, ठीक है ना। स्वरों को बोलने के आधार पर पहला भेद होता है इसका मात्रा के आधार पर कि उसके अंदर कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर। फिर मुख की आकृति कैसे हो रही है उसके आधार पर। फिर ओष्ठों की आकृति कैसी हो रही है उसके आधार पर। फिर जीवा की जो मात्रा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति और जीवा की आकृति के आधार पर
स्वरों को विभेदित किया गया है, यानी इन सभी स्वरों को, यानी मूल जो 11 स्वर है उनको अलग अलग रूप से बांटा गया है। ये वर्गीकरण अलग अलग ढंग से किया जाता है, वो यहाँ पर उनका किया जाता है। साथ में एक चीज रहती है कि स्वर और व्यंजन इन दोनों को सम्मिलित रूप से कई बार विभेद पूछ लिए जाते हैं, तो इसके मूल रूप दो रूप माने जाते हैं। कौन से? घोष, और घोष के आधार पर सघोष वर्ण और कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, प्राण के आधार पर अल्प प्राण कौन से और महाप्राण कौन से हैं। इन दोनों के ऊपर, यानी इन सभी के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए गए। आपको जो भी जानना हो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप पूरे जानना चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हम समय को देखते हुए कि समय थोड़ा लंबा है, हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर यूट्यूब हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने इस वीडियो को नॉर्मल से 1.25, 1.50, 1.75 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पीडली बढ़ा करके जल्दी जल्दी भी इस वीडियो को चला के देख सकते हैं। हालांकि मैं जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा समय ज्यादा लगने की कोशिश हो, कि लगे कि ज्यादा लग रहा है समय, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, जिससे जल्दी आपका वीडियो पूरा हो जाएगा। फिर एक चीज ये आती है कि ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को ही केवल बांटा जाता है। इन व्यंजनों को बांटने के लिए क्या किया जाता है, इनको अलग रूप में बांटा जाता है। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर स्पर्श व्यंजनों के कौन से भेद आते हैं। स्पर्श व्यंजनों के बाद में इसके भेद, जैसे कि हमने देखा था, ये आ जाते हैं कौन से, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतस्थ के साथ में क्या आते हैं, उसमें वर्ण आ जाते हैं। उसमें के साथ में फिर अंतिम होता है कौन सा, संयुक्त अक्षर आ जाते हैं। तो इन सभी के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। ये सारे किसके हैं, व्यंजनों के भेद माने जाते हैं। फिर आता है अयोगवाह। ये अयोगवाह है, इनके भेद होते हैं दो। एक तो क्या कहलाता है, एक को तो हम कहते हैं अनुस्वार, जिसमें हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार के अंदर अनुस्वार की ध्वनियां लगाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। इसका मैंने सेपरेटली एक नहीं 2-3 वीडियो में अलग अलग चीजों के साथ तुलना करते हुए आपको बताया। इसके अंदर इसके साथ में इसका एक भेद रहता है जिसको हम जानते हैं विसर्ग के रूप में। तो ये सभी बातें इसमें शामिल की जाती हैं। अब अगर आप देखें तो ये सारी चीजें आपने आज जो देखी हैं, ये पूरा वीडियो मैंने केवल इसीलिए बनाया है कि आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख सके। आप चाहे तो इनका नोट्स के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसका क्या बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और इस रूप में आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का अपना वीडियो था। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं अपने पिछले वीडियो की, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न पूछे थे। आज भी आपके लिए 4 प्रश्न हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से हम इनको पूरा कर देते हैं। आज के जो पिछले वीडियो के हमारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों के अंदर पहला प्रश्न था कि कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद किए जाते हैं। तो कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद किए जाते हैं। आप उत्तर देख लेना, नोट कर लेना, सही कर लेना। उसमें अगर कहीं लिख रहे हैं तो उनको देख लेना। घोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष वर्ण किसे कहते हैं, सघोष वर्णों को ही घोष वर्ण कहा जाता है। ये उसका उत्तर है। पूरी डिटेल आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, अघोष वर्णों की संख्या मानी जाती है 13, और इससे ठीक विपरीत यानी 31 मानी जाती है सघोष वर्णों की मात्रा या सघोष वर्णों की संख्या मानी जाती है। कौन कौन सी चीजें हैं आप उस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रीड से संबंधित जो वीडियो है उनमें स्वर किस में शामिल किए जाते हैं, यानी अघोष और सघोष में से स्वर किस में शामिल किए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सघोष वर्णों में इन्हें शामिल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो के प्रश्न। तो आज की वीडियो को जानने के लिए आपको केवल ये जानना जरूरी है कि आपने इन सभी बातों को अच्छे से समझ लिया है, और अगर ये चीजें आपको पसंद आती है ना किसी भी रूप में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे पता है, क्योंकि आप मुझे निराश नहीं करेंगे इस रूप में, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं, आप जितना लाइक करते हैं और आपके प्यार दुलार से ही हमने देखा होगा कि अपना 5000 जो सब्सक्राइबर है इनकी पूरी फैमिली हमने तैयार की है। इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे पता है कि आप इसे और ज्यादा बढ़ाएंगे। आप इंस्टाग्राम और दूसरी जगह पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। ठीक है, आज का प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि राजभाषा जो बनाई गई है हिंदी को, इसका अनुच्छेद कौन सा है। तो पहला प्रश्न कौन सा हुआ, अनुच्छेद बताना आपको कि अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंदर भारत की राजभाषा हिंदी बनाई गई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कौन सा दिन है उसका, उसके बारे में बताना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि मूल हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में कितने वर्ण है वो बताने हैं आपको। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है कि मात्राहीन वर्ण कौन सा माना जाता है।
तो आशा करता हूं कि ये चीजें ज्यादा सरल रही होगी और आप इसको आसानी से समझकर इनका उत्तर दे देंगे। तो मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके, अभी आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, आप फटाफट से इन चारों चीजों के ऑप्शन उत्तर 1 2 3 4 के हिसाब से लिख दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव या कोई बात रहती है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपका कोई ऑन डिमांड कोई वीडियो रहता है तो आप उसके बारे में भी लिखिए। हालांकि हो सकता है कि बनाने में थोड़ा समय लगे, 1-2 दिन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो चीजें आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। और अपने साथियों से, दोस्तों से, अपने हितैषियों से, जिनको भी हिंदी भाषा जाननी हो, उस तक इन चीजों को जरूर पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।